My name is Aparna, and today we will be discussing the chapter Exploring Forces. This story is about two friends, Sonali and Ragini. दोनों साइकिल करते हैं. They go up the hill and they come downhill. Now, when they go uphill, so there is a lot of struggle because they are going against the wind and they have to work more harder. Whereas when they come downhill, the wind supports them, they speed down easily without much effort that was required जो uphill में था. So what Ragini and Sonali have experienced are different kind of forces. What are the different kind of forces? The wind that pushes them, the ground which offers resistance, and finally when they come down, gravity which pulls them downwards. So our chapter today talks about forces. What exactly is force? इन दिस सिचुएशन हमने एक लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है, उसको फर्स्ट केस में पुश किया है, सेकंड केस में पुल किया है, थर्ड केस में लिफ्ट किया है. नाउ इन ऑल द केसेस यू विल ऑब्जर्व प्राइमरीली दो एक्शन है. फर्स्ट में तो पुशिंग है, सेकंड में पुल कर रहे हैं. जब लिफ्ट कर रहे हैं तभी भी मिक्सचर ही यूज़ हो रहा है. सो हाउ डू वी डिफाइन फोर्स? इज a push or a pull is defined as force. Look at these two examples. पहले केस में एक प्लेयर शॉट पुट खेल रहा है. नाउ व्हेन अ प्लेयर शॉट पुट खेलता है सो ही थ्रोज द बॉल. जब वो थ्रो कर रहा है तो वो पुश कर रहा है. इन द सेकेंड केस द लेडी इज पुलिंग वाटर फ्रॉम द वेल. अब जब वो रोप पुल कर रहे हैं तो शी इज़ पुलिंग द वाटर फ्रॉम द वेल. तो फोर्स को हम डिफाइन करते हैं as a push or a pull. That is the primary definition of force. अब जब हम push और pull की बात करते हैं तो यहाँ पे direction of force आ जाता है कि हम किस direction में force लगा रहे हैं. So यहाँ पे in the first case let's say मैं door को push कर रही हूँ तो मेरा force जो है that would be in this direction. सो फोर्स का जो डायरेक्शन है इज़ अवे फ्रॉम अस. इन द सेकेंड केस जब हम देखेंगे यहाँ पे डोर को मैं पुल कर रही हूँ. सो इन दिस केस मेरा फोर्स का जो डायरेक्शन है दैट इज़ टुवर्ड्स अस. सो फोर्स इज़ अ क्वांटिटी जिसको पुश या पुल बोलते हैं. यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफिकेशन बहुत नेसेसरी है. मूविंग ऑन, लेट्स look at what force looks like in everyday life. In everyday life हमारी कोई भी एक्टिविटी हो फोर्स इन्वॉल्व है. किकिंग हुआ वहाँ पे पुश है, हिटिंग हुआ, ओपनिंग हुआ, स्ट्रेचिंग द रबर बैंड, प्रॉब्ली क्लोथ्स को हम जब स्क्वीज करके वाटर निकालते हैं. इन ऑल दीज केसेस फोर्स इज इन्वॉल्व. सो लेट्स हैव अ कॉन्सेप्ट चेक नाउ. यहाँ पे लाइक लेट्स से व्हेन यू पुश अ वॉल पर वॉल मूव नहीं होता है. सो व्हाट हैपन्स इन दिस केस? ऑप्शन ए बोल रहा है कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, पर टेक्निकली मैं जब वॉल को पुश कर रही हूँ तो फोर्स तो अप्लाई हुआ है. ऑप्शन बी बोल रहा है फोर्स अप्लाई हुआ है पर मोशन नहीं प्रोड्यूस हुआ है. दैट साउंड्स अबाउट ट्रू बिकॉज वॉल मूव नहीं करेगी बट फोर्स हमने डेफिनेटली अप्लाई किया है. बी लुक्स लाइक द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू सी, वॉल फिर it exerts force back. If the wall would exert the force back तो शायद we would fall or we would lose our balance. So not true. The wall becomes weightless. अब ऐसा तो नहीं होता है कि wall push करते हैं तो वो weightless बनती है. So in this case option B is the correct answer, that when we push a wall force is applied but no motion is produced. अब फोर्स पुश और पुल है हम ये तो समझ गए, पर उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? जनरली फोर्स जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करता है. स्टेशनरी इज़ एन ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है. ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है मतलब वो अपनी ही जगह पे, इट्स एट वन प्लेस. सो इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, it can change the direction of the moving object and it can change the shape and size of the object. अब ये कैसे होता है वो हम देखते हैं. जैसे अब मैन लेट्स से लॉन मोवर को मूव करता है. वो लॉन मोवर स्टेशनरी है तो यहाँ पे हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं.
साइक्लिस्ट जो है वो पेडल करके बाइसिकल की स्पीड इंक्रीज़ कर रहा है, तो हम स्पीड इंक्रीज़ कर रहे हैं। फुटबॉलर जो है वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, किक दूसरे डायरेक्शन में करके, तो हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। बेकर जो है वो शेप दे रहा है डो को, सो हम वहाँ पे शेप चेंज कर रहे हैं। और जब गोलकीपर बॉल को स्टॉप करता है तो अगेन हम वहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए। लेट्स कनेक्ट विथ मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम डे टू डे लाइफ। लेट्स से हम पूल खेल रहे हैं, पूल टेबल पे बॉल व्हेन द गेम बिगिंस स्टेशनरी होते हैं, देन आई यूज़ फोर्स विच मूव्स द बॉल ऑन द पूल टेबल। फुटबॉल में जब हम पेनल्टी किक लेते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा जो फुटबॉल है वो स्टेशनरी होता है एंड देन द प्लेयर टेक्स अ किक। let's see how it stops a moving object। तो यहाँ पे जैसे ब्रेक जब हम अप्लाई करते हैं तो कार जो है इट स्टॉप्स। सेम वे गोल कीपर है, वो डाइव करके क्या करता है, ही स्टॉप्स द गोल। Okay, let's see how force changes the speed of a moving object. Suppose bicycle एक certain speed पे जा रही है, let's say मैं bicycle को उसी direction में behind that push करती हूँ, तो automatically bicycle की speed increase हो जाएगी। In the second case, let's say कोई bicycle को पीछे से pull कर रहा है, तो अब यहाँ पे जो bicycle की speed है, दोनों का direction, पेडल हम आगे के डायरेक्शन में कर रहे हैं पर पुलिंग फोर्स पीछे है, तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इन दिस केस स्पीड जो है कम हो जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पर इफ़ यू सी, जब हम बॉल को ड्रॉप करते हैं फ्रॉम अ हाइट, जैसे जैसे बॉल नीचे जाता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, वेर एज व्हेन वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स इट्स स्पीड गोज ऑन डिक्रीजिंग। Now the reason behind it is what we'll study in the later slides, but you can see a change of speed here too. Change of speed can also be observed, let's say you know when I want to slow down the bicycle, मैं brake apply करती हूँ, that slows down. When the hockey player hits a moving ball in a certain direction, speed again increase होती है. When we pedal a bicycle much faster, again then the speed of the bicycle increases. नाउ टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैसे चेंज होता है, बेस्ट एग्जांपल है कैरम का गेम। सो कैरम के गेम में जब हम ऐसे रीबाउंड लेते हैं तो हमारा स्ट्राइकर जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। क्रिकेट में लेट्स से बैट्समैन एक ऐसा शॉट लेता है, अगेन वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे देर इज़ दिस एग्जाम्पल ऑफ एन इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक में से स्मोक आ रहा है, लेट्स से इफ आई ब्लो एयर फ्रॉम माई माउथ, द डायरेक्शन ऑफ द स्मोक चेंजेस। मूविंग टू हाउ फोर्स चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लेट्स से हम पॉटर जो है वो क्ले नीड करके, इफ़ यू सीन द प्रोसेस, धीरे धीरे करके वो शेप उसको देता है, मोल्ड करता है। फिर जब हम डो को नीड करते हैं, अगेन प्रेस करके शेप चेंज कर रहे हैं। स्प्रिंग को जब हम पुल कर रहे हैं, अगेन प्रेस करके शेप चेंज कर रहे हैं। टूथपेस्ट ट्यूब जो है वहाँ भी हम उसको स्क्वीज़ कर रहे हैं एंड वी अप्लाई फोर्स। इसके अलावा लेट्स से व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड, नाउ यू कैन सी स्ट्रेच करने के बाद रबर बैंड अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, अ शेप चेंज हियर। स्पॉन्ज प्रेस करने के बाद स्पॉन्ज अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। स्प्रिंग मैंने स्क्वीज़ की, उसके बाद वो शेप ओरिजिनल में आ जाती है। यही कॉन्सेप्ट सोफ़ाज में यूज़ होता है। सो व्हेन वी सिट ऑन अ सोफ़ा, सोफ़ा के अंडर स्प्रिंग्स होते हैं, सो लाइक अगेन द शेप चेंज हैपन्स देयर इन दिस वे। बलून है, लेट्स से मैं बलून को इन्फ्लेट कर रही हूँ तो शेप चेंज हो रहा है। फुटबॉल यहाँ पे डिफ्लेटेड है, डिफ्लेटेड इज डजंट हैव एयर। फिर जब हम उसमें एयर पंप करते हैं, इट्स शेप चेंजेस एंड सो फोर्स changes in this case, not just the shape but the size also. So deflated फुटबॉल की साइज़ कम होती है, whereas if I say यहाँ पे फुटबॉल जब इन्फ्लेट होता है तो शेप तो चेंज हो रहा है, साइज़ भी चेंज हो रही है। Force is something which requires an interaction. In this case you see a stationary car and you see a person. Now अगर वो stationary car और वो person interact नहीं करेंगे
तो ना वो स्टेशनरी कार मूव होगी, ना वो जो पर्सन है वो मूव होगा. सो नेट इफेक्ट कुछ दिखेगा नहीं. Whereas in the second case, when the person pushes the stationary car, only then you see the car moving. So force is something which requires interaction. In this particular case, we have a person and a table. If a person pushes the table, then the table will be pushed, it will move forward. If he pulls the table, then the table will come towards the person. Again यहाँ पे force requires interaction between two objects. Now जब हम interaction की बात करते हैं, let's say हमारा force का first criteria कि interaction है, तब interaction होता है, so वो one sided होगा वैसा नहीं है. Like over here you will see two boys. These two boys are pushing each other. तो दोनों पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरैक्शन उस फॉर्म में हो रहा है. इन द सेकेंड केस, द काउ एंड द मैन, दे आर अप्लाइंग फोर्स, दे आर पुलिंग ईच अदर. तो यहाँ पे इंटरैक्शन जो है वो पुलिंग का है. तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरैक्शन आइदर पुलिंग का होगा और पुशिंग का होगा. सो फोर्स इज़ समथिंग, यहाँ से दो बातें तो इस्टेब्लिश हो गई कि जब भी हम किसी चीज़ पे अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, लेट्स से आई हैव दिस टेबल विथ मी और मैं उसको मूव कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा तो रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करूँगी, विच मीन्स दैट वो टेबल भी कहीं ना कहीं इज़ ऑब्जेक्टिंग टू द फोर्स अप्लाइड, सो इट इज़ रेजिस्टिंग. तो यहाँ पे फोर्स विल ऑलवेज अकर इन पेयर्स, विच मीन्स दैट अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो मैं भी पीछे फोर्स एक्सपीरियंस करूँगी. इट इज़ नॉट समथिंग विच अकर्स in once. Whenever two bodies interact, first force requires interaction between bodies. Whenever they interact, they exert forces on each other. Here वो pull कर रहा है on his side, the girl is pulling on the other side, so they interact with each other, and the push and pull that they exert are equal and opposite. This is what we will study in detail in 9th standard. Force, coming to the next part, force is something जिसमें magnitude भी है, direction भी है. It is something which requires magnitude as well as direction. Magnitude is the numerical value or the strength of the force. Here if you see, there is a box. Now a small child will only be able to apply some force, whereas adult होगा तो वो ज़्यादा force apply कर पाएगा, which means that strength of force different है. तो force is something which requires magnitude. force के केस में direction बहुत important है. When we talk about direction, यहाँ पे the case is simple. You will see कि ये direction यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे ये जो है direction यहाँ पे जा रहा है. So the direction is the same, but we need to specify the direction as well as the magnitude to actually define force. फोर्स को जब हम मेजर करते हैं तो उसका SI यूनिट है न्यूटन. न्यूटन जो है इट्स इन कैपिटल बिकॉज इट इज़ नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन. तो न्यूटन का जो N है दैट इज़ ऑलवेज कैपिटल, और 1 न्यूटन को हम डिफाइन करते हैं एज द फोर्स विच कैन मेक 1 kg ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है, उसको वो एक्सेलरेट कर सकता है एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ ये शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये डिटेल में 9th स्टैंडर्ड में आएगा, बट इसको सिंपली अगर समझेंगे तो कार है. कार पे जब हम एक्सेलरेटर दबाते हैं, सो वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार एंड देर इज़ अ रेट एट विच वी इंक्रीज द स्पीड. आई कैन जूम फ्रॉम 0 to 80. ऑफ कोर्स कार क्रैश हो जाएगी, बट दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सेलरेशन. और आई कैन ग्रेजुअली मूव फ्रॉम 0 to 20 देन टू 40, विच इज़ ग्रेजुअल एक्सेलरेशन. तो ये दोनों एक्सेलरेशन के रेट है. सो 1 न्यूटन इज़ 1 kg ऑफ फोर्स को मैं एक्सेलरेट कर रही हूँ एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ लेट्स जस्ट चेक what you have learned. So which unit internationally, उसको हम बोलते हैं SI unit, is used to measure force. As we discussed, जूल नहीं है,
जूल किलोग्राम भी नहीं है, द क्वांटिटी दैट वी सॉ वाज न्यूटन. सो न्यूटन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हियर. वॉट भी नहीं है. You'll learn this as you go further. Joule is a unit of energy. Kilogram is a unit of mass. Watt is the unit of power. So force का SI unit is Newton. Okay, when two forces act, they can act in the same direction, they can act in the opposite direction. What impact that has, ये हम अभी देखते हैं. In this situation you have two people, दोनों सोफ़ा लिफ्ट कर रहे हैं. अब दोनों जब सोफ़ा लिफ्ट कर रहे हैं तो ये भी इस डायरेक्शन में लिफ्ट कर रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में लिफ्ट कर रहा है. बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, हम बिकॉज इट्स इन द सेम डायरेक्शन हम ऐड करेंगे. तो लेट्स से 25 न्यूटन इज़ द फोर्स हियर एंड 20 न्यूटन यहाँ पे है, तो हमारा नेट फोर्स हो जाएगा 45 न्यूटन. अगेन इन द सेकेंड केस, दो लोग एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं. जो पुश हो रहा है वो दोनों का सेम डायरेक्शन में हो रहा है. सो द बॉक्स विल मूव क्विकली बिकॉज दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं. लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल. यहाँ पे दो बच्चे जो है वो बोट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू पुश द बोट वाटर के अंदर. तो यहाँ पे ये दोनों का डायरेक्शन जो है सेम है. तो लेट्स से ये 90 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये 70 का, तो 160 न्यूटन का फोर्स टू द लेफ्ट इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द वाटर एक्सर्ट हो रहा है. इन द सेकेंड केस ऑल्सो, ये जो बाइसिकल या ट्राइसिकल है उसको जब दो बच्चे पुश कर रहे हैं, प्लस ओरिजिनली जो वो लड़की है, शी इज़ काइंड ऑफ राइडिंग इट, तो हर फोर्स प्लस द फोर्स ऑफ दीज टू किड्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो फोर्स गेट्स एडेड अप. सो लेट्स से इनका फोर्स 7 न्यूटन है, ये फोर्स 10 न्यूटन है, तो ओवरऑल जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो 17 न्यूटन है. मूविंग ऑन, व्हेन वी टॉक अबाउट फोर्स, वो अपोजिट डायरेक्शन में भी एक्ट कर सकता है. अब अपोजिट डायरेक्शन में इन दिस केस बॉक्स है, बट दिस पर्सन ये इसको वेस्ट के तरफ पुश कर रहा है, वेर एज द अदर पर्सन जो है वो उसे ईस्ट के तरफ पुश कर रहा है. तो अब यहाँ पे एज यू कैन सी दोनों फोर्सेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है. सो इन दिस केस जो नेट फोर्स होगा वो दोनों का डिफरेंस होगा, विच मीन्स 10 न्यूटन माइनस 7 न्यूटन, विच मेक्स इट 3 न्यूटन. और 3 न्यूटन टूवर्ड्स, सिंस वी नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन, जो लार्जर फोर्स है वो 10 न्यूटन के डायरेक्शन में है, सो विच मीन्स ईस्ट डायरेक्शन में है. तो 3 न्यूटन ईस्ट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. यू सी दिस वेरी क्यूट एग्जाम्पल. यहाँ पे दो डॉग्स है, यहाँ पे बोथ आर पुलिंग द रोप. तो पहला जो है वो 12 न्यूटन अपने तरफ ले रहा है, दूसरा डॉग जो है वो 10 न्यूटन अपने तरफ ले रहा है. तो अब नेट फोर्स जो होगा वुड बी 12 माइनस 10, 2 न्यूटन. और सिंस ये फोर्स टूवर्ड्स द अदर डॉग है, तो इट विल गो टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर डॉग बिकॉज लार्जर फोर्स यहाँ पे है. फोर्स के केस में मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए वी जनरली यूज़ एरोज. तो एरो का अगर मैग्नीट्यूड लेट्स से फोर्स का कम है तो हमारा एरो शॉर्टर होगा, वेराज अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ज़्यादा है तो एरो लॉन्गर होगा. और अगर दो फोर्सेस है और उनके इक्वल मैग्नीट्यूड है तो दोनों फोर्सेस का जो एरो है उसकी लेंथ इक्वल होगी. मूविंग अहेड, अगेन टॉकिंग अबाउट फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन. यहाँ पे इन द फर्स्ट केस वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये प्लेयर 75 न्यूटन और ये प्लेयर 125 न्यूटन. नाउ एज वी सीन, the net force would be 125 Newton minus 75 Newton. I will leave that to you to work out. And जो direction of the force होगा that would be towards the direction that the player in the red jersey is acting on, because that is the larger force. Coming to the next case, tug of war खेल रहे हैं. Now it's very evident here. एक टीम, दिस इज़ द स्ट्रॉन्गर टीम, 300 न्यूटन का फोर्स है. देयर इज़ ओनली वन पर्सन हियर, 100 न्यूटन का फोर्स है.
तो ऑब्वियस हमारा जो नेट फोर्स होगा यहाँ पे दैट वुड बी 200 न्यूटन, और 200 न्यूटन होगा टूवर्ड्स दिस साइड विच इज़ माई लेफ्ट साइड, सो 200 न्यूटन टूवर्ड्स दिस स्टील. I hope you're clear with this concept. Now, when we talk about opposite forces, जो एज एन फोर्सेस जो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, एट टाइम्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है. जैसे इस केस में सेम टग ऑफ वॉर हुआ है, 300 न्यूटन 300 न्यूटन. तो अब इन दिस केस हमारा नेट फोर्स क्या हो जाता है, तो हमारा नेट फोर्स होगा 300 माइनस 300 विच मेक्स इट 0 न्यूटन. अब ये जो 0 न्यूटन है दैट मीन्स हमारा नेट फोर्स 0 है, और इस काइंड ऑफ फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स. जब भी हमारे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज अ बैलेंस्ड फोर्स. इन दिस केस अगेन सिमिलर सिचुएशन है. ये 100 न्यूटन का जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है. लाइक इफ़ यू सी जो फोर्स है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है, वेर एज इन दिस केस 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में. लाइक यू कैन सी द डायरेक्शन इज डिफरेंट, वन इज गोइंग दिस साइड एंड द अदर इज लाइक इफ़ यू सी द अदर ऑल्सो इज गोइंग दिस साइड, बट दोनों 100 न्यूटन है, तो दोनों का नेट फोर्स जो हो जाएगा 0 न्यूटन. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ बैलेंस्ड फोर्स. तो अगर इफ़ यू चेक विथ रिस्पेक्ट टू अ बैलेंस्ड फोर्स, उसका whenever there is a balanced force, नेट फोर्स 0 है, और ये नेट फोर्स 0 का इम्पैक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, वो जिस पोजीशन पे है वहीं पे रहेगा, देयर वुड बी नो मूवमेंट. ओके, फोर्सेस जो है वो उनको हम क्लासीफाई 2 टाइप्स में करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस से हम समझ सकते हैं जब भी 2 फोर्सेस जो है वो कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो द फोर्स दैट काइंड ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स. नाउ 2 फोर्स कॉन्टैक्ट में कैसे होंगे, फोर्स टेक्निकली कॉन्टैक्ट में नहीं हो पाएगा, 2 बॉडीज जो है वो कॉन्टैक्ट में हो जाएंगी. सो व्हेन दे आर इन एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट दैट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स. उसमें मेनली 2 फोर्सेस आते हैं, one is muscular force and the other is frictional force. We'll take every force in detail. The other category is non-contact force. जब non-contact force होता है तो the 2 bodies don't have to be in physical contact with each other. One can be here and the other can be here and there still exists a force between them. उसको हम बोलते हैं non-contact force. इसमें जो है we have magnetic, electrostatic and gravitational. तो अब कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अगर मुझे इसके लिए कोई एक्रोनिम याद करना है विच मेक्स इट ईजी, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए मेरा एक्रोनिम हो जाएगा जेम. जी इज़ फॉर ग्रेविटेशनल, ई इज़ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड एम इज़ फॉर मैग्नेटिक. आई होप ईजी इनफ टू रिमेंबर. इन द सेकेंड केस यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एक्रोनिम हो जाएगा FM, फाइनेंस मिनिस्टर, बट यहाँ पे दी F stands for frictional, the M stands for muscular. I hope this makes it easy for you to remember. So now let's talk about muscular force. अब muscular force as we've discussed नाम से ही clear है, the force exerted by the muscles of the body, उसको हम बोलते हैं muscular force. अब muscles of the body है तो muscles हमारे living things के ही होंगे. It could be animal, it could be a bird, it could be a human being, but muscles उनमें ही act करते हैं. तो muscular force जो है वो living organisms के case में ही देखा जाएगा. Here let's talk about this example. यहाँ पे ये दोनों जो है they are in a fist fight. तो this also यहाँ पे दोनों अपने muscle से muscular force अप्लाई कर रहे हैं. इन द सेकेंड केस यहाँ पे दिस पर्सन इज लिफ्टिंग द वेट, तो उसके मसल्स से वो उसको लिफ्ट कर रहा है. मस्कुलर फोर्स. व्हेन आई चू फूड, जब हम चू करते हैं अगेन मसल्स जो है फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस. व्हेन यू राइड अ बाइसिकल अगेन हमारे पैर के मसल्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. जब हम स्टेयर्स वॉक करते हैं अगेन आर लेग्स जो है वहाँ के मसल्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. लेट्स से समबडी इज नीडिंग द डो, तो अब यहाँ पे हैंड के मसल्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं.
यहाँ पे काउस जो है वो प्लॉ कर रही है फील्ड, तो इन दिस केस उनके अपर मसल्स एज वेल एज लेग मसल्स वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यू कैन सी कि मस्कुलर फोर्स ऑलमोस्ट हमारी एवरी डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। बट जो एक्टिविटीज़ हमने अभी तक देखी दोज वर एक्सटर्नल, इवन विद इन आवर बॉडी मस्कुलर फोर्स इन्वॉल्व है। सो लेट्स टेक दिस केस, जैसे हमारा हार्ट बीट होता है, नाउ वी कांट लिव इफ विदाउट द हार्ट बीटिंग, तो यहाँ पे हार्ट के जो कार्डियक मसल्स है वो मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सेम वे जब हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, वी ब्रीद इन एयर एंड वी ब्रीद आउट एयर, तब क्या होता है, तब हमारे लंग्स जो है वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लंग्स क्यों एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स है, जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, अलॉन्ग विद देम डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, और वो दोनों उस मस्कुलर फोर्स की वजह से वी कैन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। लेट्स सी एक और प्रोसेस है डाइजेशन, जिसको हम फॉर काइंड ऑफ वी टेक इट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट डाइजेशन के केस में ही हमारा फूड जब माउथ से एलिमेंट्री कैनाल में जाता है तो उसके मसल्स जो है वो फूड को पुश कर रहे हैं। जब ये मसल्स फूड को पुश वीक हो जाएंगे, फूड को अगर पुश नहीं कर पाएंगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इवन फॉर द फूड टू मूव टू द फर्दर थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, दोज आर पॉसिबल ओनली बिकॉज आर मसल्स आर अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स, और ये मसल्स अगर थोड़े भी वीक हो जाएं तो देन इट इम्पैक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। सो मस्कुलर फोर्स इज़ वन ऑफ दोज फोर्सेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स के केस में लाइक ऑक्स, कैमल, जब भी कोई चीज़ पुल करते हैं तो मस्कुलर फोर्स है। आर्कटिक रीजन में रेनडियर्स जो है दे पुल स्लेजेस, अगेन वहाँ पे मस्कुलर फोर्स है। सो मस्कुलर फोर्स इज समथिंग विच इज़ देयर इन एवरी बीइंग ऑफ आवर लाइफ। लेट्स टॉक अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स नाउ। फ्रिक्शनल फोर्स है क्या? तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है दैट इज़ अ फोर्स जो हमेशा एक बॉडी का मोशन अपोज करेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपोजिंग? अपोजिंग इज रोकेगा। तो अगर ये बॉडी राइट में जा रही है तो फ्रिक्शन लेफ्ट में एक्ट करेगा, अगर बॉडी अपवर्ड्स जा रही है तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शन का काम है मोशन को अपोज करना। अब फ्रिक्शन के लिए इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि दोनों सर्फेसेस कांटेक्ट में हो। बिफोर वी गेट इन टू डिटेल एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे दिस बॉय इज़ पुशिंग, यहाँ पे पुश कर रहा है वो, तो मोशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो टुवर्ड्स राइट जाएगा एज यू कैन सी, जो अपोज करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स इज, लेट्स से अगेन आई रोल दिस बॉल, तो रोल कर रहे हैं हम राइट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन लेफ्ट में जाएगा। तो हमेशा याद रखना, अगर फ्रिक्शन का काम है मोशन को अपोज करना, विच इज़ वाई अगर मोशन राइट में है तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट लेफ्ट में होगा, मोशन अपवर्ड्स है तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स होगा, उसका डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट हाउ फ्रिक्शन इज देयर इज प्रेजेंट इन आवर डेली लाइफ। तो अब यहाँ पे लेट्स से साइकिल चला रहे हैं, तो सबसे पहले तो फ्रिक्शन किन दो चीज़ों के बीच में होगा? रोड है और यहाँ पे टायर है, उन दोनों के बीच में होगा। अब दो सरफेसेस रोड एंड टायर है, दे आर इन कॉन्टैक्ट। अब अगेन इफ़ यू सी, मोशन जो है वो इज़ गोइंग टू माई लेफ्ट एंड फ्रिक्शन इन दैट केस कौन सी तरफ जाएगा? टूवर्ड्स द राइट। सेम वे जब एरोप्लेन लैंड होता है तो उसके व्हील्स जो हैं धीरे धीरे रनवे के कांटेक्ट में आते हैं। तो अगेन यहाँ पे तुम्हारी दो सर्फेसेस है, दे आर द व्हील्स ऑफ द एरोप्लेन एंड द रनवे, और अगेन ये फ्रिक्शन है जो जिसकी वजह से लैंडिंग हो पाती है। लाइक धीरे धीरे द व्हील कम्स इन कॉन्टैक्ट एंड देन इट टेक्स इट स्टार्ट्स टैक्सीइंग ऑन द रनवे। तो ये इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। फ्रिक्शन सिर्फ सॉलिड सर्फेसेस पे नहीं होता है। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, लेट्स से व्हेन वी रो अ बोट, तो अब यहाँ पे वाटर है, वाटर का सरफेस है एंड देन यू हैव द बोट सरफेस।
तो अगेन हम अगर बोट को रो करते हैं तो लेट्स से यहाँ पे पैडल्स है, पैडल्स जो है अगर वो उसको लेफ़्ट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो उसको राइट डायरेक्शन में लेकर जाएगा। और यहाँ पे व्हेन वी स्टॉप रोइंग अ बोट जो वाटर में मूव कर रही है तो एक पॉइंट के बाद वो स्टॉप होगी, वो आगे मूव ही नहीं होगी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का काम है मोशन अपोज करना। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ पुलिसमैन हु ऑलवेज स्टॉप्स यू फ्रॉम मूविंग इन द रेड लाइट, बट फ्रिक्शन के केस में देर इज़ नो रेड लाइट, द रेड लाइट मोड इज़ देर इज़ नो ग्रीन लाइट, द रेड लाइट मोड इज़ ऑलवेज ऑन। Coming to the next, यहाँ पे again this man when he pulls the box, his motion is in this direction, whereas the force of friction जो है that is in the opposite direction. Moving ahead, when we talk about friction, exactly वो काम कैसे करता है? तो friction में क्या होता है, दो surfaces होती है, हर सरफेस में देर आर टाइनी इरेगुलरिटीज़, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये जो इरेगुलरिटीज़ है वो हमारी आईज़ या नेकेड आईज़ को विजिबल नहीं है, पर तुम कोई भी सरफेस को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे देन यू कैन सी दोज इरेगुलरिटीज़। तो अब यहाँ पे ये जो इरेगुलरिटीज़ है वो मोशन को रेजिस्ट करती है। तो लेट्स से बॉक्स को मैंने टेबल पे पुश किया तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इरेगुलरिटीज़ है बॉक्स पे और टेबल पे, दोनों सरफेसेस की जो इरेगुलरिटी है वो एक पॉइंट के बाद मोशन को स्टॉप करेंगी। तो सरफेसेस का नेचर डिफाइन करता है। लाइक इफ़ यू सी आइस पे चलना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यू विल स्लिप। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम है। तो जितना स्मूथ सरफेस होगा उतनी कम इरेगुलरिटीज़ होगी, तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा। वेराज लेट्स से रोड है या वहाँ पे सरफेस रफ है, जितना सरफेस रफ होगा उतनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होगी, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो अब यहाँ पे जनरली स्मूथ सरफेसेस के बारे में अगर हम सोचते हैं तो ग्लास या सेरामिक टाइल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, या फिर आइस ले लेते हैं। वेराज व्हेन वी टॉक अबाउट रफ सरफेसेस, तो जैसे सैंड पेपर हुआ या फिर कोई रफ क्लॉथ हुआ, दीज हेल्प यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द सर्फेसेस। और अगर नहीं समझ में आए, यू ऑलवेज हैव अ मैग्नीफाइंग ग्लास। घर पे माइक्रोस्कोप तो नहीं होगा बट अ मैग्नीफाइंग ग्लास विल हेल्प यू एनालाइज द सर्फेस। अब फ्रिक्शन एज वी डिस्कस्ड, इट्स नॉट जस्ट दो सॉलिड के बीच में प्रेजेंट है, एयर और वाटर में भी फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो एयर और वाटर फ्रिक्शन प्रेजेंट करते हैं दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज ड्रैग और एयर रेसिस्टेंस। अब एयर वाटर वाला केस हमने देखा। इन केस ऑफ एयर, लेट्स से कोई बर्ड एयर में मूव कर रहा है या कोई प्लेन एयर में मूव कर रहा है, सो देर इज़ अ फ्रिक्शन जो उसका मोशन अपोज कर रहा है। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो एयर और वाटर में एग्जिस्ट करता है, वी कॉल इट ड्रैग और एयर रेजिस्टेंस। अब इमेजिन कोई प्लेन जा रहा है, जितना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा उतना उसको डिफ़िकल्टी होगी इन मूविंग। तो वी हैव टू फिगर अ प्रैक्टिकल वे आउट टू रिड्यूस दैट फ्रिक्शन। अब वो हम कैसे करेंगे? वी डिज़ाइन द ऑब्जेक्ट्स इन अ सर्टन शेप। उस शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। टॉकिंग अबाउट द स्ट्रीमलाइंड शेप, यहाँ पे इफ़ यू विल सी, स्ट्रीमलाइंड शेप लुक्स लाइक दिस। इट इज़ थिक इन द मिडल और जो बाकी थिन एट द एजेस। सो इफ़ यू नाउ लुक एट दिस शेप, फिश का शेप नेचुरली ऐसा होता है, बर्ड्स का शेप नेचुरली वैसा होता है, एरोप्लेन्स जो मैन मेड है हमने उनको डिज़ाइन किया उनका शेप वैसा होता है, सबमरीन्स का शेप वैसा होता है। तो ये जो है ये एक ऐसा शेप है जो फ्रिक्शन मिनिमाइज करता है, विच मेक्स लाइफ सिंपलर फॉर देम। तो जो लाइक यहाँ पे इफ़ यू विल सी, जब एयर के थ्रू वो मूव करते हैं तो in this case you have the air friction, so the streamlined shape helps you reduce that. Same goes in water. And if you look at other bodies solids में, तो
स्ट्रीमलाइन शेप इतना कॉमन नहीं है बिकॉज सॉलिड में उतना नीड नहीं है, बट देर यू विल सी ऑल काइंड्स ऑफ फोर्सेस. सो हाई स्पीड ट्रेन्स है, दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल सॉलिड्स के केस में. वो भी स्पेसिफिक शेप से डिज़ाइंड है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. नाउ दिस इज़ व्हाट हैपन्स. सो टू व्यू इट माइट लुक लाइक ये बॉक्स सरफेस पे मूव कर रहा है, या सेम वे ये बॉक्स अगर पानी में होता तो वैसे मूव कर रहा है, या ये बॉक्स एयर में मूव कर रहा है फॉर एग्जाम्पल. तो टू अस इट लुक्स जस्ट लाइक दिस, बट व्हेन यू एनालाइज इट दिस इज दीज आर द इरेगुलरिटीज जिसकी वजह से फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है. नाउ लेट्स हैव अ चेक एज टू अबाउट फ्रिक्शन. नाउ इफ यहाँ पे थोड़ा लॉजिक यूज़ करेंगे. लेट्स से दो सर्फेसेस कांटेक्ट में है, तो व्हाट वुड द फ्रिक्शन बिटवीन देम बी. तो दो सर्फेसेस कांटेक्ट में है और उनको मैं रफ बना रही हूँ. एज डिस्कस्ड, जितना सरफेस रफ होगा उतना इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा होगी, और जितनी इरेगुलरिटीज़ हमारी ज़्यादा होंगी, सो दिस इज़ व्हाट अ रफ सरफेस विल लुक लाइक. और अगर मैं स्मूथ सरफेस की बात करूँगी तो इरेगुलरिटीज़ थोड़ी सी कम होंगी. तो इन दिस केस अगर दोनों सर्फेसेस रफ है तो हमारा फ्रिक्शन जो है इट विल इंक्रीज. डिक्रीज नहीं होगा, ज़ीरो भी नहीं होगा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा, इट विल इंक्रीज. लेट्स लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन. अब यहाँ पे बॉल को हमने P से मूव किया है, वो इस प्लेन के अलॉन्ग मूव कर रहा है और फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलॉन्ग मूव कर रहा है. यहाँ पे इट कम्स टू स्टॉप एट पॉइंट A. अब जब ये इट कम्स टू स्टॉप एट पॉइंट A, तो अब वी हैव टू थिंक ऑफ अ प्रैक्टिकल वे. जब वो बॉल जो है वो उस पॉइंट से रिलीज़ होता है, लेट्स से P से रिलीज़ होता है, हाउ टू मेक द बॉल स्टॉप बिफोर A. अब इफ़ आई वॉन्ट टू मेक द बॉल स्टॉप बिफोर A, मतलब मुझे यहाँ पे फ्रिक्शन इंक्रीज़ करना पड़ेगा. अब मैं यहाँ पे फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज़ करूँगी? सरफेस को रफ बना के. आई विल मेक दिस मोर रफर, स्पेशली दिस रीजन, P के पहले, A के पहले वाला रीजन, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन and to make it stop before A. And if I want to make it stop after crossing the point A, तो अब यहाँ पे मैं ये वाला जो रीजन है इसको थोड़ा सा स्मूथ बनाऊंगी ताकि वो A से आगे चला जाए. तो यहाँ पे स्मूथ बनाऊंगी तो फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. सो दैट वे द बॉल विल स्टॉप, बट इट विल स्टॉप बियॉन्ड A. I hope this is clear. Let's look at another question. Why is it harder to walk on ice than on a rough road? अब अगर हम देखेंगे तो वॉक आइस पर हम फिसल जाते हैं. कोई भी चीज़ पर हम अगर फिसल जाते हैं, जैसे बनाना पील है, हम फिसल जाते हैं, तो उसका रीज़न ये होता है कि फ्रिक्शन वहाँ पे बहुत कम है. द फैक्ट दैट आई एम एबल टू स्टैंड हियर, द फैक्ट आई एम एबल टू वॉक इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. तो अब इन दिस केस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज वी स्लिप, एंड वी स्लिप बिकॉज आइस का बहुत लोअर फ्रिक्शन है और ये हमारी ग्रिप रिड्यूस करता है. अगर आइस का हायर फ्रिक्शन होता तो हम इजीली आइस पे वॉक कर सकते. ग्रेविटी वर्क्स द सेम एवरीवेयर रिगार्डलेस ऑफ द सरफेस, एंड रफ रोड्स हैव नो फ्रिक्शन. ये स्टेटमेंट ही गलत है. इनफैक्ट रफ रोड्स वुड हैव मोर फ्रिक्शन. सो हियर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. Let's talk about non-contact forces. As discussed, non-contact forces वो होते हैं जहाँ पे दो surfaces को physical contact में रहने की ज़रूरत नहीं है. तो हम जेम से गए थे, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक. सबसे पहले हम मैग्नेटिक फोर्स डिस्क्राइब करेंगे. मैग्नेटिक फोर्स इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट. ना हमने अपने अराउंड मैग्नेट्स देखे हैं, तो वी सी दैट मैग्नेटिक डिस्टेंस पे होगा और कोई ऑब्जेक्ट होगा, दोनों कांटेक्ट में नहीं है, तो भी मैग्नेट जो है ऑब्जेक्ट को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा. अब मैग्नेट जो है वो हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करता है. इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स. मैग्नेटिक मटेरियल्स आर व्हाट? जो आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सब से बने हैं, दोज आर मैग्नेटिक मटेरियल्स. तो प्लास्टिक टॉय या कॉपर कॉइन को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा, बट स्टील, पेपर क्लिप, आयरन नेल को मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा.
अब कोई भी मैग्नेट है तो वहाँ पे एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, दो पोल्स यानी दो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वो फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। एक को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, द अदर इज साउथ पोल। अब लेट्स से आई हैव टू मैग्नेट्स। ये पहला केस था मैग्नेट का ऑब्जेक्ट से अट्रैक्शन। अब मैं बात कर रही हूँ मैग्नेट और दो मैग्नेट। तो दो मैग्नेट्स विल दे अट्रैक्ट और विल दे रिपेल, वो डिपेंड होता है नेचर ऑफ पोल्स पे। तो अगर लाइक पोल्स है जैसे नॉर्थ और नॉर्थ है तो रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल्स है जैसे साउथ और साउथ है रिपेल करेंगे। बट अगर यहाँ पे नॉर्थ है और इधर साउथ है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, विच इज़ वाई वी से ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट लाइफ के लिए भी है, चार्जेस के लिए भी है, मैग्नेट्स के लिए भी है, मैग्नेटिक पोल्स के लिए भी है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे वी हैव दिस एक्टिविटी यहाँ वेयर वी हैव टेकन टू मैग्नेट्स और एक वुडन स्टिक है, और वुडन स्टिक जो है वो वर्टिकल पोजीशन में है, एक मैग्नेट यहाँ पे है, एक मैग्नेट यहाँ पे है। नाउ what will you observe? Does the second magnet वो float होगी above the first magnet या फिर वो नीचे आ जाएगी? अब if you try to move the second magnet down, will you feel a force? तो अब यहाँ पे we'll discuss, in this case we'll have to check the poles of the magnet. तो अब यहाँ पे poles of the two magnets face each other. तो अब अगर ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो वो रिंग ऊपर ही रहेगी, देयर वुड बी रिपल्शन, तो दोनों रिंग्स ऊपर रहेगी। अब लेट्स से अगर मैं दोनों मैग्नेट के पोल्स चेंज करूँ, अगेन दे वुड बी फ्लोटिंग। बट अगर मैं एक मैग्नेट का पोल चेंज करूँ, लेट्स से इसका पोल मैं चेंज करती हूँ, देन वो फ्लोट नहीं होगी, देन वो नीचे आ जाएगी। सो दिस इज़ जस्ट टू शो यू with how forces, magnetic forces depending on the pole, like magnets they attract or they repel. अब यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स अगेन बहुत है रियल लाइफ में। जो एयरपोर्ट्स में मेटल डिटेक्टर्स होते हैं वो वहाँ पे वी यूज़ मैग्नेटिक वॉन्ड्स या गेट्स है। MRI करके मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, हायर लेवल ऑफ स्कैन होता है, वहाँ पर भी मैग्नेट्स यूज़ होते हैं। एंड इफ़ यू नो MRI के लिए अगर कोई भी पेशेंट जाता है तो उसकी बॉडी पे कुछ भी मेटल ऑब्जेक्ट्स है, दे मेक श्योर कि दैट कम्स आउट एंड देन ओनली दे आर अलाउड टू स्टेप इन दी MRI। सेम वे ट्रेन ट्रैक्स में ये यूज़ होता है, स्पेशली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन ट्रैक्स है वहाँ पे वी यूज़ मैग्नेट्स। देन जो हमारे फ्रिज है, फ्रिज का डोर क्यों क्लोज हो पाता है? बिकॉज ऑफ मैग्नेट्स। बहुत सारे टॉयज़ में हम मैग्नेट यूज़ करते हैं, और यहाँ पे इफ़ यू सी फ्रिज पे हम अलग अलग मैग्नेट्स स्टिक करते हैं। सो अगेन यू हैव अ मैग्नेट हियर, और दिस इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट्स अ मैग्नेट दैट बिकम्स मैग्नेटिक बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्रेन्स में यूज़ होता है। तो लेट्स से हमारे पास बहुत सारा ट्रैश है और मेरे को मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करूँगी जो उस कार को अट्रैक्ट करेगा। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट फोर्स दैट वी हैव इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर टू नेम इट प्रॉपरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये फोर्स क्यों पॉसिबल है? बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्जेस है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है दो टाइप का होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऑब्जेक्ट जो है जहाँ पे वो चार्जेस मूव नहीं होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैटिक चार्जेस या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे चार्जेस मूव नहीं हो रहे हैं, वेयर एज व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज़ मूविंग, द चार्जेस आर मूविंग रैदर, हम बोलते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो अब ये चार्जेस डेवलप कैसे होते हैं? तो एसेंशियली क्या है कि एवरीथिंग अराउंड अस इज़ न्यूट्रल। मतलब हमारा जो एटम है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बना है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, दोनों का अमाउंट इक्वल है तो बैलेंस हो जाता है, तो नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ज़ीरो हो जाता है। और न्यूट्रॉन्स जो है वो मास ऐड करते हैं पर वहाँ पे नो चार्ज है। तो इफ़ यू सी एवरीथिंग इज़ न्यूट्रल। पर कभी कभी क्या होता है कि लेट्स से हम दो चीज़ों को रब करते हैं,
तो जैसे कोम्ब है, लेट्स से मैं उसको ड्राई हेयर से रब करूँगी तो वो एक चार्ज एक्वायर करेगा। अब ये चार्ज जो है वो पेपर पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करेगा। ये सेम चीज़ हम स्केल से भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हेन electrically charged object attracts another object or exerts a force, we call that as electrostatic force. अब ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट कर सकता है और ऑपोजिटली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट कर सकता है। इसमें अगेन वही कॉन्सेप्ट है जो मैग्नेट्स में है, लाइक चार्जेस दे रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो दोनों पे अगर पॉजिटिव, लेट्स से अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है वहाँ पे तो थिंग्स आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड, चार्ज ही नहीं है तो वो अट्रैक्ट ही होगा। बट लेट्स से बोथ आर पॉजिटिव, बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव और बोथ चार्जेस आर नेगेटिव, तो रिपल्शन होगा। वन इज़ पॉजिटिव वन इज़ नेगेटिव तो अट्रैक्शन होगा। तो अब सेम वे जैसे यहाँ पे वी सी कोम, जब हम हेयर कोम करते हैं तो लाइक हेयर रब करते हैं तो कोम पे भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है विच इज़ नेगेटिव, और जो हेयर है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज आता है पॉजिटिव। एज सच दोनों में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है, बट रबिंग में वो बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। कमिंग टू द रियल लाइफ दिस थिंग, जब हम हमारी गूज बम्स होते हैं या बहुत एक्सट्रीम हमें यू नो लाइक एट टाइम्स वी रिमूव समथिंग जो टेरेलिन या पॉलिएस्टर का है, यू विल नोटिस कि स्किन पे जो हेयर है वो रेज हो जाते हैं। वो क्यों रेस हो जाते हैं? अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस पॉसिबल है, इज़ द रीज़न कि दोज थिंग द हेयर जो है दैट गेट्स रेस्ड। कमिंग टू दिस, सो यू हैव एन इन्फ्लेटेड बलून। अब इन्फ्लेटेड बलून को मैंने रब किया है, राइट? उसको सिंथेटिक क्लॉथ से रब किया है और यहाँ पे वॉल के साथ रखा है। तो अब बलून का चार्ज नेगेटिव है, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है। यहाँ पे सिंपली रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा है, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज हो रहा है। तो अब यहाँ पे वी विल सेंस दिस अट्रैक्शन। बट अब ये बलून और ये दूसरा बलून है, इस बलून को भी मैंने सेम वे में चार्ज किया, पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे रिपल्शन होगा। सो लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो इसके एप्लीकेशंस अगर हम देखेंगे तो फोटोकॉपिंग इज़ व्हाट वी कॉल एज जेरोक्स। तो जेरोक्स का वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। दिस इज़ जस्ट टू शो यू द चार्जेस। प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, बट कार्बन पेपर जो है वो पाउडर नेगेटिवली चार्ज्ड है और पेपर जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसीलिए पाउडर पेपर को टच होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होते हैं। ये बेसिकली एयर को एयर में से पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे क्लीन एयर बेसिकली लिबरेट करते हैं। तो वेस्ट गैस जाती है। अब डस्ट और ऐश जो है वो चार्ज हो जाते हैं बाय द वायर, एंड डस्ट और ऐश वो रिपेल होते हैं बाय द वायर। तो ये रिपेल होते हैं तो डस्ट और ऐश यहीं पे रह जाएंगे, वहाँ पर बाहर जो एयर मूव होगी दैट वुड बी क्लीन गैस। जब हम कार को पेंट करते हैं, अगेन देयर इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो कार है उसके पेंट है वो ड्रॉपलेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और जो कार की सरफेस है उस पर वो एकदम टच हो जाते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो उसको एकदम अडहेर करते हैं या टच हो जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के एग्जाम्पल में लाइक कोम्ब अट्रैक्टिंग अ पीस ऑफ पेपर, लाइटनिंग जब स्ट्राइक होती है वहाँ भी देयर इज़ चार्ज क्लाउड्स और सरफेस के बीच में, विच इज़ वाई अगेन वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है। लेट्स जस्ट चेक करते हैं विच ऑफ दीज इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो नाउ इफ़ यू रिमेंबर, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जेम था, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस में ग्रेविटेशनल फोर्स है, सो दैट वुड बी आवर आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन,
when two like magnetic poles are brought near each other. Remember that phrase, opposites attract. So unlike poles attract, like poles repel. तो अब like poles है, so in that case they will repel each other. Coming to the next one, which type of charges will repel each other? Again same logic, like charges will repel. like यानी either पॉजिटिव ऑप्शन होना चाहिए या फिर नेगेटिव ऑप्शन होना चाहिए. न्यूट्रल में there will be no repulsion, so positive is the correct answer here. I hope you're clear. Let's move to the third force, which is gravitational force, the third non-contact force. अब यहाँ पे gravitational force is basically यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को पुल करते हैं. वो बहुत डिफरेंट डिस्टेंस पे होंगे बट दे पुल ईच अदर, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जब वो एक दूसरे को टुवर्ड्स ईच अदर पुल करते हैं तो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है. तो ऑलवेज रिमेंबर ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है. सी मैग्नेटिक फोर्स में रिपल्शन अट्रैक्शन दोनों हो सकता है. सेम होल्ड्स ट्रू फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज द ओनली फोर्स जहाँ पे देर इज जस्ट अट्रैक्शन amongst the non-contact forces that we have studied so far. तो अब यहाँ पे the thing with gravitational forces हमें ये दिखता नहीं है because so gravitational force जो है जब बहुत small masses के object होते हैं तो बहुत weak होता है, it cannot be detected easily. तो small mass के objects में वो बहुत कम होता है, whereas जब large mass के objects है तो mass of one और both object अगर वो large है तो वहाँ पे वो बहुत large होता है and that's how we can see. तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अर्थ. अब अर्थ इज़ अ लार्ज ऑब्जेक्ट, सन इज़ अ लार्ज ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ मास एंड मून ऑल्सो इज़ अ लार्ज ऑब्जेक्ट. तो अब अर्थ के अराउंड मून का मूव होना इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, अदरवाइज अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो मून सीधा स्ट्रेट लाइन में जाता, बट इट मूव्स इन अ सर्टेन ऑर्बिट, इट्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ सन के अराउंड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अदरवाइज वो सेम ही डायरेक्शन लाइक दे वुड हैव मूव्ड इन अ स्ट्रेट लाइन. सेम वे जैसे मैं एप्पल का फॉल होना, द फेमस न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, जिसकी वजह से हमें इतना सारा फिजिक्स पढ़ना पड़ा, उस चीज़ का एक्चुअल रूट था एप्पल. सो एन एप्पल फॉलिंग डाउन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. यहाँ पे फोर्स अर्थ और एप्पल के बीच में है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जब अर्थ और एप्पल के केस में हमें वो ग्रेविटेशनल फोर्स दिखता है. क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का बहुत ह्यूज मास है जैसे अर्थ है, whereas जो एप्पल है वो बहुत स्मॉल है. तो इन दिस केस अर्थ बीइंग द लार्जर मास्ड ऑब्जेक्ट वो एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसीलिए वो नीचे गिरता है. एंड दिस कैन बी डिटेक्टेड ईजिली. तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर डिटेक्ट करना है तो एक ऑब्जेक्ट का मास बहुत लार्ज होना चाहिए. लेट्स लुक एट ग्रेविटी. अब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट जिस फोर्स से अर्थ पुल करती है उसको बोलते हैं ग्रेविटी. वेरएज ग्रेविटेशनल फोर्स यानी यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे उन दोनों के बीच का अट्रैक्शन. तो ग्रेविटी की वजह से डाइवर जो है वो जब स्विमिंग पूल में डाइव होता है तो पहले नीचे जाता है एंड देन ही कम्स अप. सेम वे अगर कोई ट्री से गिर जाए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो उस चाइल्ड को टुवर्ड्स द अर्थ करती है. ग्रेविटी की वजह से वी सी वाटर टैप में से जो निकलता है वो डाउनवर्ड्स जाता है, अपवर्ड्स नहीं जाता है. ग्रेविटी की वजह से लीफ जो है वो नीचे गिरते हैं, अपवर्ड्स नहीं जाते हैं. और यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस जो हमने फ्रिक्शन की बात की थी वो भी कम्स इन टू प्ले, बट लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड फर्दर फॉर नाउ. ग्रेविटी की वजह से रेन नीचे गिरती है, ऊपर नहीं गिरती है. साउंड्स वेरी फनी बट ऐसा है. ग्रेविटी की वजह से वी हैव वाटर फ्रॉम द रेनफॉल अगेन नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं गिरेगा, इट वोंट गो अप. इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी कॉइन जो है नीचे गिरेगा,
अगेन टेनिस बॉल लेट्स से मैं उसको ऊपर थ्रो करती हूँ तो ऊपर के बाद वो नीचे ही आएगा. सो ग्रेविटी के हमारे लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट मास एंड वेट. नाउ हम मास और वेट को डेली लाइफ में इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं. बट लेट्स आस्क आवरसेल्व्स, इज वेट मास? द आंसर इज नो. लेट्स स्टडी. तो वेट क्या है? इट इज़ द फोर्स विथ विच अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. और अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल क्यों करेगी? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. तो वेट इज़ अ मेजर कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के टुवर्ड्स कितना अट्रैक्टेड है. वेराज मास इज द लाइक कंटेंट विच इज़ देयर, जो एब्सोल्यूट कंटेंट है उसका मेजर है. तो अब जैसे मास किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 kg है, तो मास 1 kg अर्थ पे भी रहेगा, 1 kg मून पे भी रहेगा. वेराज व्हेन वी टॉक अबाउट वेट, तो वेट जो है लेट्स से अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट को मैं अगर लेती हूँ जिसका मास 1 kg है, उसका वेट होगा 9.81 न्यूटन. वो कैसे होगा वो क्लास 9 में आएगा, बट फॉर नाउ 9.81 न्यूटन है. और उसी ऑब्जेक्ट का मून पे जो वेट होगा दैट वुड बी 3.72 न्यूटन. तो मतलब रादर मून नहीं मार्स. सो मास जो है वो अर्थ और मार्स दोनों पे सेम है, पर जो वेट है वो अर्थ पे भी अलग है, मून पे भी अलग है. बिकॉज अर्थ और मून दोनों का ग्रेविटी का जो मेजर है वो डिफरेंट है. अब यहाँ पे हम वेट कैसे मेजर करते हैं? सी मास वी नो, हम बैलेंस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, बीम बैलेंस, वो मास मेजर करता है. वेट मेजर करने के लिए वी यूज़ अ स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस अगर हम देखेंगे, वील दिस इज़ अ प्रोटोटाइप ऑफ हाउ द स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स. तो यहाँ पे एक स्प्रिंग हमने रखी है, और स्प्रिंग जो है लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ भी मास कनेक्ट करूँगी तो ये स्प्रिंग जो है स्ट्रेच होगी. अब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं. अब जिसका मास कम होगा तो स्प्रिंग जो है वो कम स्ट्रेच होगी, वेराज जहाँ पे मास ज़्यादा है स्प्रिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रेच होगी. तो हमेशा हेवियर ऑब्जेक्ट्स जो है वो ज़्यादा फोर्स से पुल होते हैं, तो उनका वेट ज़्यादा होता है. सो वेट एंड मास आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब मास इंक्रीज होगा तो वेट इंक्रीज होगा, मास डिक्रीज होगा तो वेट डिक्रीज होगा. ओके, लेट्स टॉक अबाउट मास एंड वेट. उसमें स्प्रिंग बैलेंस आता है. तो स्प्रिंग बैलेंस जो हमने ऊपर देखा उसका ही ये आगे रिप्रेजेंटेशन है. दिस इज़ बेसिकली कवरिंग द स्प्रिंग. ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे अटैच करते हैं एंड देन वी मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नाउ स्प्रिंग बैलेंस के केस में उसकी रेंज होती है. जनरली 0 न्यूटन स्मॉलेस्ट वैल्यू है, वहाँ से वो मेजर कर सकता है अप टू 10 न्यूटन. तो जो भी तुम्हारी वैल्यूज़ है वो इट कैन वेरी, बट 0 to 10 न्यूटन में ये वेरी होता है. अब यहाँ पे उसका लीस्ट काउंट हम कैसे निकालें? लीस्ट काउंट इज़ नथिंग बट द मिनिमम डिस्टेंस और द मिनिमम वेट दैट अ स्प्रिंग बैलेंस कैन मेजर. तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स से स्प्रिंग बैलेंस है, उसमें पहला मार्क 1 न्यूटन है, दूसरा मार्क 2 न्यूटन है. 1 न्यूटन और 2 न्यूटन के बीच में जैसे हम स्केल में देखते हैं, लेट्स से देयर आर 5 स्मॉल मार्क्स. तो अब ये जो 5 स्मॉल मार्क्स हैं दैट मीन्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 2 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन इज़ 1 न्यूटन, और यहाँ पे 5 स्मॉल मार्क्स है तो वी डिवाइड दिस बाय 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2 न्यूटन. सो दिस इज़ हाउ वी फाइंड आउट द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस. 2 मेजरेबल क्वांटिटीज़, 2 मार्क्स के बीच में कितने लाइक यू नो वी हैव कितने डिविजन्स है, वो नंबर ऑफ डिविजन से हम उसे डिवाइड करते हैं. नाउ लेट्स लुक एट स्प्रिंग बैलेंस पे हम वेट कैसे मेजर करते हैं. तो स्प्रिंग बैलेंस जो है यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट अटैच करेंगे और पॉइंटर जो है वो स्केल पे मूव करेगा, और ये जो है ये हमें उसका वेट बताएगा. अब स्प्रिंग बैलेंस पे जो हम अगर ओरिजिनल पिक्चर पे जाए तो हमने एक स्केल ग्राम का भी देखा था और केजी का भी देखा था. तो अगर किसी स्प्रिंग बैलेंस पे ग्राम और केजी होता है,
जैसे हमने आगे देखा, तो वो गलत नहीं है. इट मीन्स दैट उस स्प्रिंग बैलेंस ने अर्थ की ग्रेविटी अज्यूम करके रखी है. तो मास रीडिंग इज़ ओनली करेक्ट जब ग्रेविटी कांस्टेंट है. तो कुछ स्प्रिंग बैलेंस ऐसे भी होते हैं और कुछ बैलेंसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम अननोन ऑब्जेक्ट को टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ नोन मास कंपेयर करते हैं यूजिंग बीम बैलेंस. Let's talk about mass and weight again. So what is the difference between mass and weight? So mass remains constant whether it is the earth or the moon. mass हमेशा सेम रहेगा. ये इंसान का मास 70 kg है, बट वेट वेरीज. वेट अर्थ पे 687 न्यूटन है और मून पे 114 न्यूटन है, विच मीन्स दैट वेट जो है इट चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. So if you are asked to write the difference between mass and weight, तो पहला difference है उनकी definition, which is mass is the amount of matter जो object के अंदर है, whereas weight is the force. It is not amount, force with which earth pulls an object. mass को हम हमेशा measure करेंगे किलोग्राम या ग्राम में. ऐसा यूनिट किलोग्राम है. force को हम measure करेंगे न्यूटन में. मास जो है इट स्टेज द सेम एट एवरी प्लेस, वेर एज वेट जो है उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. यहाँ पे वो जी है, ये हम ज़्यादा 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. बट वेट जो है वो प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होता है क्योंकि ये जो जी है उसकी वैल्यू चेंज होती है. लेट्स मूव अहेड. अब हम जो डेली लाइफ में मास और वेट को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, as we discussed earlier also, correct नहीं है. So the next time when you say mass versus when you say weight, just be a little careful. Proper unit of mass kg है, weight is Newton. और ये स्पेशली साइंस में तो ट्राई करना कि ये दोनों इंटरचेंज नहीं यूज़ हों बिकॉज दे डिनोट डिफरेंट थिंग्स. ओके, अब हम आते हैं बॉयंट फोर्स पे. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लेट्स से वाटर में जाता है या द करेक्ट टर्म इज़ लिक्विड में जाता है, तो एक फोर्स है जो वो ऑब्जेक्ट को ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाता है. उसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स. अनदर नेम फॉर बॉयंट फोर्स इज अपथ्रस्ट. अब लेट्स से यहाँ पे वे एग्जाम्पल लेते हैं. लाइक हम हमारे पास लेट्स से कोई भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है या लेट्स से टम्बलर है, उसको मैं ऐसे इन अ बकेट फुल ऑफ वाटर ऐसे पुश करती हूँ. यू विल स्टिल सी द टम्बलर कमिंग बैक, यू विल स्टिल सी द फोर्स कमिंग, द बॉक्स कमिंग बैक. तो हाउ डज दैट बॉक्स कम बैक? इट इज़ बिकॉज ऑफ द अपथ्रस्ट और द बॉयंट फोर्स. तो अब एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं अगर प्लेस कर रही हूँ वाटर में, तो ग्रेविटी जो है वो उसको डाउनवर्ड्स पुल कर रही है. अब वी डिस्कस ग्रेविटी जो है दैट इज़ हमेशा उसकी वजह से जो फोर्स है दैट इज़ वेट. तो वेट हमेशा उसको डाउनवर्ड पुल करेगा और अपथ्रस्ट जो है वो उसको अपवर्ड पुल करेगा. द बैलेंस बिटवीन अपथ्रस्ट एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स और रैदर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी वो डिटरमिन करता है ऑब्जेक्ट फ्लोट होता है या सिंक होता है. अगर अपथ्रस्ट और वेट इक्वल है तो ऑब्जेक्ट जो है इन दिस केस यू विल सी दैट फ्लोटिंग, एंड फ्लोटिंग विथ इक्वल मतलब इक्वल सरफेस होगा. अपवर्ड्स उतना ही डाउनवर्ड्स होगा. अगर अपथ्रस्ट ज़्यादा है और वेट ऑब्जेक्ट का कम है तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट होगा और यहाँ पे फ्लोट थोड़ा सा ज़्यादा होगा. और अगर हमारा वेट ज़्यादा है और अपथ्रस्ट जो है वो कम होगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिंक होगा. ये यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे वेट जो है बॉयंट फोर्स कम है, वेट ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट सिंक हो रहा है. यहाँ पे बॉयंट फोर्स और वेट इक्वल है, तो यू कैन सी द सिचुएशन हियर. दिस इज़ हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स. अब इसमें सिर्फ बैलेंस इज़ नॉट द ओनली कैरेक्टरिस्टिक. एक और फैक्टर जो यहाँ पे इम्पैक्ट करता है वो डेंसिटी है, क्योंकि डेंसिटी जो है वो बॉयंट फोर्स को इम्पैक्ट करती है. कैसे इम्पैक्ट करती है वो हम लेटर चैप्टर्स में देखेंगे. तो लाइक
you know there is a reason kerosene floats on water because of density. अब नॉर्मली व्हेन वी थिंक ऑफ अ स्टोन को अगर मैं वाटर में थ्रो करूँ या लिक्विड में थ्रो करूँ इट शुड सिंक, बट एक स्पेशल टाइप के रॉक्स होते हैं, प्यूमाइस बोलते हैं, ये वॉल्केनिक इरप्शंस के टाइम निकलते हैं, ये फ्लोट होते हैं. वाई डू दे फ्लोट? बिकॉज इसमें होल्स होते हैं, ये होल्स के अंदर एयर पॉकेट्स होते हैं विच मेक्स इट लेस डेंस और लाइटर देन वाटर, जिस वजह से वो फ्लोट होते हैं. अब इससे ही आया आर्किमिडीज प्रिंसिपल. यू रिमेंबर दैट स्टोरी? आर्किमिडीज को किंग ने प्रॉब्लम दिया था सॉल्व करने के लिए, एंड आर्किमिडीज वॉज इन द बाथ टब व्हेन ही फिगर्ड आउट द सोल्यूशन and he said eureka, I found the solution. It's a very interesting story on how that led to the Archimedes principle. Let's talk about Archimedes principle here. तो Archimedes principle क्या बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फुली यानी कम्प्लीटली या फिर पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर है तो जो भी बॉयंट फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है. बॉयंट फोर्स इज योर फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो बॉयंट फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है दैट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड जो डिस्प्लेस होता है. इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैंने पानी में डाला. अब नाउ व्हेन आई पुट दिस ऑब्जेक्ट इन वाटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर विल फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर विच यू कैन सी इन द नेक्स्ट फिगर. तो अब यहाँ पे जो बॉयंट फोर्स इस ऑब्जेक्ट ने मेजर किया दैट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया. यानी ओरिजिनली वाटर की लेवल यहाँ पे थी, वो ऊपर आया एंड दैट अमाउंट फेल इनटू दिस, तो वो इधर से डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया. सो बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन वाटर. अब इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट सिंक या फ्लोट कब होता है? तो अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेस है, वेट ऑफ द लिक्विड जो है डिस्प्लेस लिक्विड लेस है देन द ऑब्जेक्ट्स वेट, तो ऑब्जेक्ट सिंक होता है. वेर एज वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इक्वल है तो फिर ऑब्जेक्ट फ्लोट होता है. बहुत ही सिंपल लॉजिक है यहाँ पे. ऑब्जेक्ट, लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चंस हियर. ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है विथ स्टेटमेंट अबाउट द वेट इज़ करेक्ट. तो इट वेज सेम एवरीवेयर? नो, वेट विल बी डिफरेंट. इट वेज लेस ऑन मून ड्यू टू लोअर ग्रेविटी, दैट इज़ ट्रू. हमारा जो मास है वो मून पे सेम है, पर वेट जो है वो मून पे अर्थ के वेट का 1/6 है. तो ये यहाँ पे आंसर आएगा. इट्स मास विल चेंज ऑन द मून. वैसे नहीं होगा, मास रिमेन्स सेम एवरीवेयर. इट्स वेट बिकम्स 0, वो भी ट्रू नहीं है. तो यहाँ पे बी हियर इज़ द करेक्ट आंसर. वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन से फैक्टर्स बॉयंट फोर्स को अफेक्ट नहीं करते हैं? तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अफेक्ट करता है, केरोसिन फ्लोट्स ऑन द वाटर. वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड डेफिनेटली अफेक्ट करता है बॉयंट फोर्स को. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज़ जी, और दिस बेसिकली इम्प्लाइज वेट है, वो भी इम्पैक्ट करता है बॉयंट फोर्स को. तो शेप ऑफ द कंटेनर जो है दैट डज नॉट अफेक्ट बॉयंट फोर्स हियर. सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी बिकॉज क्वेश्चन में नॉट पूछा है. कमिंग टू द थर्ड फिगर, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं सेम साइज एंड शेप बट डिफरेंट मटीरियल्स. इसीलिए यहाँ पे यू विल सी कि तीनों जो है डिफरेंट डेप्थ पे सबमर्ज्ड है. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेप्थ पे सबमर्ज्ड 1 है, तो दैट मीन्स W1 सबसे ज़्यादा होगा. उससे कम डेप्थ पे W2 है तो W2 होगा, और सबसे कम डेप्थ पे W3 है. तो इन अ वे अगर हम देखेंगे W1 इज़ ग्रेटर देन W2 विच इज़ ग्रेटर देन W3. I hope you've understood the concepts clearly. Stay tuned on Aadhaar Education's channel to get more educative videos on the different topics of NCERT. Thank you.